Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस की सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। ओके, इससे पहले पार्ट 3 तक मैंने काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंटरनेशनल बिजनेस की जो यूनिट है ना, ये उन सारे नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कॉमर्स, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं। ओके, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले देखो, कल ना मेरी बहुतों से बात हुई मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो बहुत सब बोल रहे थे ना कि नहीं मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बहुतों से सुना मैंने कि नहीं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, डेट आगे निकल गई है, कैसे पढ़े क्या करें, अंदर से नहीं आ रहा, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, मोटिवेशन नहीं आ रहा है ऐसा नहीं सोचना है हमें। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप हो जो आप रोक सकते हो खुद को जेआरएफ की से। ठीक है, जेआरएफ पाने से सिर्फ आप रोक सकते हो, और सिर्फ आप ही हो जो अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ओनली यू कैन मेक इट पॉसिबल। सिर्फ आप ही हो जो पॉसिबल कर सकते हो। आप चाहोगे तो आपको जेआरएफ मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप रोक रहे हो खुद को जेआरएफ पाने से, ये याद रखना। ओके, तो हमारा जो ये मेंटालिटी है ना, इसको ख़त्म करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फुल्ली डिटरमाइंड होकर के पढ़ो और बस आगे बढ़ते जाओ। ओके, फिर आपको जेआरएफ पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने क्या करना है, आज हम अपने टॉपिक पे करेंगे एफडीआई, एफपीआई एंड एफआईआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी ना मैं एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई सब एक एक करके बताऊंगी। अभी पहले हम एफडीआई करेंगे, और एफडीआई में हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि इसमें आप सिलेबस भी देखो ना तो इसमें बहुत कुछ है करने को। एफडीआई में टाइप्स वगैरह सारा कुछ, तो ये हम थोड़ा डीपली करेंगे। देखो, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इट मीन्स व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंपनी। जब कोई एक कंपनी दूसरे फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही होती है ना, और उसकी ओनरशिप कंट्रोल कर रही होती है, दूसरे कंट्री में ओनरशिप कंट्रोल कर रही होती है, तो वो होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और फ्रेंड्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम सिर्फ पैसे नहीं लगाते, बल्कि पैसे के साथ हम नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, और देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टैब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस, फॉरेन कहाँ लगा रहा है? फॉरेन में। और अक्वायर्स फॉरेन बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी। किसी फॉरेन कंपनी में या तो आप न्यू सेटअप ले रहे हो, न्यू बिजनेस लगा रहे हो, या आप वहाँ जाकर मर्ज हो जा रहे हो, या जॉइंट वेंचर कर रहे हो। ये सब मैंने पार्ट 3 में कवर कराया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देखना, क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्या है, आप जो या तो आप एक्वायर कर रहे हो, या आप वहाँ जाकर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नए नए लगा रहे हो बिजनेस, या फिर जब आप मर्ज कर जा रहे हो किसी दूसरी कंपनी में, तो वो होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ओईसीडी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि आप 10% से अबव, कितना? 10%। ठीक है, जब आप 10% से अबव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना कहीं पे, किसी कंपनी के कैपिटल का 10% से अबव इन्वेस्टमेंट करते हो जब आप वहाँ पे, तो वो होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है ना, वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो फेमा। किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है ये? फेमा के एक्ट 2000 के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 में आया है ये। ठीक है, तो इसके, ये फेमा एक्ट के द्वारा ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम रेगुलेट करते हैं। लेकिन गवर्न किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई, हमारी जो सेंट्रल बैंक है ना हमारे इंडिया की, आरबीआई, तो आरबीआई के द्वारा गवर्न की जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बट याद रखना है आपको।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, किसी फॉरेन कंपनी में, तो उसके मेथड्स क्या क्या हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जैसे उसमें एक एग्जांपल, अगर आप अमेज़ॉन को ले लो, तो अमेज़ॉन ना बहुत सारे न्यू हेडक्वार्टर्स खोल रही है वैंकूवर में या कनाडा में, तो ये भी एक एग्जांपल है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ये क्या, न्यू हेडक्वार्टर खोल देती है वहाँ जा करके। तो ये हो गया आपका। तो अब मेथड्स क्या क्या हैं, तो बाय अक्वायरिंग वोटिंग स्टॉक इन अ फॉरेन कंपनी। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी में वोटिंग स्टॉक अक्वायर कर लेते हो, ले लेते हो, या आप वहाँ जाकर मर्जर या एक्विजिशन, मर्ज कर रहे हो या अक्वायर कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो, या सब्सिडरी स्टार्ट कर रहे हो। मतलब लाइक यूएस में अगर कोई कंपनी है ना, वो आकर के इंडिया में उसी की सब्सिडरी, मतलब वही वाली कंपनी यहाँ पे स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो वो उसकी सब्सिडरी हुई, तो उसको वो अगर कर रहे हैं तो वो भी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ही मेथड है। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो बेनिफिट्स में आता है आपका, जब बेनिफिट्स हो रहा है किसको, बिजनेस को, लाइक यूएस अगर इंडिया में लगा रही है ना, तो यूएस को क्या बेनिफिट हो रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यूएस को क्या बेनिफिट हो रहा है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसको हो रहा है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट वो डाइवर्सिफाई कर पा रहा है ना, मतलब दूसरे दूसरे जगह पर अपने मार्केट को लगा पा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। टैक्स इंसेंटिव्स, अब आप कहीं और कर रहे हैं ना, तो दूसरे मार्केट में तो आपको छूट भी मिलती है टैक्स में भी, ठीक है, तो टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं। लो लेबर कॉस्ट, अब इंडिया जैसी कंट्री में अगर लगा रहा है यूएस बिजनेस, तो उसको लेबर कॉस्ट तो कम ही पड़ेगा, हमारे यहाँ पे तो अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा लेबर है, तो कम कॉस्ट में भी काम कर लेंगे बेचारे, है ना। तो लो लेबर कॉस्ट, प्रिफरेंशियल टैरिफ्स, टैरिफ्स में भी, टैरिफ में पढ़ाऊंगी आगे बैरियर्स में, फिर आपको क्लियर होगा ये चीज़। तो प्रेफरेंशियल टैरिफ्स और सब्सिडीज भी मिल रही होती हैं, ठीक है, खुद की भी कंट्री में थोड़े से छूट दे रहे होते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो सब्सिडीज भी मिलती हैं उनको। तो ये हैं बेनिफिट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, किसको, होम कंट्री, जो जिसकी बिजनेस है उसको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब होस्ट कंट्री जहाँ बिजनेस लगाया, मतलब यूएस वाले ने अगर इंडिया में बिजनेस लगाया, तो भाई इंडिया वालों को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तभी तो बिजनेस लगाने देंगे, वरना मैं क्यों लगाने दूं अपने कंट्री में बिजनेस, है ना। तो क्या बेनिफिट हो रहे होते हैं, फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, हमारा जो इकोनॉमी है ना, वो स्टेबिलाईज रहता है। हमने पार्ट 3 में पढ़ा ना एलपीजी, तो एलपीजी में हम क्या करना चाह रहे थे कि हम ग्लोबली जुड़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो, तो इससे हमारा इकोनॉमी भी स्टेबिलाईज रहेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बोले तो मतलब जो लोग हैं ना, जो रिसोर्स हैं, लेबर हैं आपके कंट्री के, हमारे कंट्री के जो लेबर हैं, उनकी भी डेवलपमेंट हो रही होती है। ओके, वो भी देख रहे हैं, वो भी जुड़ रहे हैं बाहर के लोगों से, उनकी स्किल कैसी, उनके नॉलेज कैसे है, तो उनका भी मेंटली भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, ह्यूमन कैपिटल का भी। एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अब आकर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, हमारे लेबर को ले रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगा ही। ओके, एक्सेस टू मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, और हमारा मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ भी हमारा अच्छा होता है, हम स्किल्स भी सीख रहे होते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी भी अच्छा हो जाता है, जब बाहर वाले आकर हमारे कंट्री में सेटअप कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ओके, चलो अब हमने देख लिया एडवांटेजेस, और ये तो है भाई, हर सिक्के की दो पहलू होती है ना। तो एक हमने एडवांटेजेस देख लिया, अभी अपना है डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब डिसएडवांटेज क्या हो रहा होता है जब इन्वेस्टमेंट आ रही है या कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो क्या डिसएडवांटेज है। तो फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेस जो होती है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब अब आप देख लो,
चाइना को ही देख लो, अभी तो बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब ये करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चाइना क्या कर रही है, हमारे यहाँ पे इतना बिजनेस लगा रही है। अब हमारे जो लोकल बिजनेसमैन होते हैं उनको तो इतना लॉस हो जा रहा है ना, वो सस्ते दामों पे बेच जा रही है सामान और हमें लॉस हो रहा है, हमारे लोकल बिजनेस मैन को। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल बिजनेस एंड प्रॉफिट रीपैट्रिएशन। तो प्रॉफिट रीपैट्रिएशन पता है क्या होता है, मतलब करते क्या है कि जो बिजनेस लाइक अगर चाइना हमारे यहाँ पे बिजनेस लगा रही है ना, तो चाइना या फिर कोई भी कंट्री जब हमारे यहाँ पे बिजनेस लगा रहा है तो उनको जो प्रॉफिट हो रहा होता है ना, तो वो प्रॉफिट यहाँ ना लगा करके अपने ही कंट्री में उठा के ले जाते हैं। ठीक है, in the case of profit repatriation, the primary concern is that firms will not reinvest profit back into the host country. होस्ट कंट्री में वापस से प्रॉफिट नहीं इन्वेस्ट करते, वो लोग री इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ओके, एंड दिस लीड्स टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लोज फ्रॉम द होस्ट कंट्री। तो हमारे लेबर लिया आपने, बहुत हमारे यहाँ पे काम करा और आउटफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो बड़े अमाउंट पे ना पैसा उठा के ले गए अपने कंट्री में, तो ऐसे कौन करने देगा। तो भाई डिसएडवांटेज तो है ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, है ना। तो ये सारे हो गए आपके डिसएडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं, चलो। अभी आया आपका टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक है ना आपका, मतलब मेनली आपका दो टाइप का होता है, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेनली दो टाइप के होते हैं, और भी है जो मैं बताऊंगी आपको आगे। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है इस टाइप में, लाइक देखो, एक अब यूएस है, ठीक है। अब यूएस ने बिजनेस सेटअप करना है, एफडीआई करना है। अब इसकी जो कंपनी थी ना, लाइक ये चॉकलेट्स बेच रही थी, तो इंडिया में भी आ करके, इंडिया में जब ये आया तो अभी भी ये, एक सेकेंड, तभी भी ये चॉकलेट्स ही बेच रहा है। ठीक है, इंडिया में भी जब इसने इन्वेस्टमेंट करी या फिर अपना बिजनेस सेटअप करा यहाँ आ करके, तब भी कैसे कर रहा है वो, चॉकलेट्स ही, मतलब हॉरिजॉन्टल सेम बिजनेस कर रहा है यहाँ पे भी आकर के, सेम लेवल का है। तो सेम लेवल पे जब कर रहे होते हैं ना बिजनेस, तो वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल टाइप। अब है क्या, अब है आपका वर्टिकल। तो वर्टिकल में क्या हो रहा है, वर्टिकल मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे चॉकलेट का बिजनेस है, ठीक है। अब चॉकलेट का बिजनेस है ना, तो वो क्या कर रहा है, अगर चॉकलेट्स, एक सेकेंड देखो, चॉकलेट्स के बिजनेस को, अब यूएस है, यूएस का चॉकलेट का बिजनेस है, तो वो अगर चॉकलेट्स को ना अच्छे से पैकिंग के लिए बॉक्स बनाना चाहता है, और जो बॉक्स का जो है वो हमारे इंडिया में कर रहा है, बॉक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे इंडिया में कर रहा है, ठीक है। और जब इसको रॉ मटेरियल चाहिए अगर, तो फिर वो अब ले लो आप, श्रीलंका से कर रहा है, ठीक है। तो ये सेम लेवल नहीं हुआ ना, मतलब या तो वो पीछे जा रहा है, रॉ मटेरियल, चॉकलेट्स का रॉ मटेरियल मतलब पीछे का हुआ आपका, है ना, जो उसमें सामान लग रहे हैं। तो या तो आप बैकवर्ड जा करके प्रोडक्शन कर रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो, या आप फॉरवर्ड आ करके बिजनेस सेटअप कर रहे हो। ये होता है आपका वर्टिकल। देखो, a business expands into a foreign country by moving to a different level of the supply chain। जो सप्लाई चेन है ना, जो हम सप्लाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ला रहे हैं, सेम प्रोडक्ट नहीं यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ आपका क्या हो रहा है, या तो आप रॉ मटेरियल थोड़े पीछे जा रहे हो, मतलब चॉकलेट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आपको चाहिए, आप या तो उसका बिजनेस सेटअप कर रहे हो सो दैट मुझे अच्छे रेट पे खुद से हो जाए, या तो आप आगे जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक चॉकलेट्स के बॉक्सेस बना रहे हो अगर, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्टिकल, ये है वर्टिकल टाइप। इन अदर वर्ड्स, अ फर्म कंडक्ट्स डिफरेंट एक्टिविटीज अब्रॉड, बट दिस एक्टिविटीज आर स्टिल रिलेटेड टू द मेन बिजनेस। ये फिर भी मेन बिजनेस से ही तो रिलेटेड है, चॉकलेट के बॉक्सेस, चॉकलेट के रॉ मटेरियल्स, है ना। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टाइप हो गया अपना। और देखो, इसके अलावा भी ना और दो हैं, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट टाइप का मतलब क्या होता है, ये ना अनकॉमन बिजनेस करना, अनरिलेटेड बिजनेस करना।
लाइक अभी ऐसे ले लो, मैं टीचिंग करती हूँ, ठीक है। अब मैं जा करके कहीं दूसरे कंट्री में क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। कर तो नहीं मैं यहाँ टीचिंग, लेकिन दूसरे में जाकर मैं क्या कर रही हूँ, क्लोथ, जो कि टीचिंग का क्लोथ से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड है ना। तो जब मैं ऐसी बिजनेस करती हूँ ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। ओके। अब ये आया प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म मीन्स दिस रेफर, मतलब आप ना थर्ड कंट्री में जा रहे हो, अ बिजनेस एक्सपैंड्स इनटू अ फॉरेन कंट्री बट द आउटपुट फ्रॉम द फॉरेन ऑपरेशंस इज एक्सपोर्टेड टू अ थर्ड कंट्री, है ना। मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आप जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये है चाइना वाले, ठीक है। अब चाइना वाले इंडिया के, ये उनको प्रोडक्ट कहाँ देना है, चाइना वालों को यूएस में देना है प्रोडक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट यूएस नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वैसा कोई रूट नहीं है। बट अगर वो इंडिया से होकर के जा रहे हैं ना, इंडिया के रूट से होकर के जा रहे हैं, तो उनको सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, सही रेट पे, मतलब इजीली ट्रांसपोर्टेशन भी इनका सस्ता पड़ रहा है, अच्छे से ये ट्रांजिट कर पा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जाकर के दे पा रहे हैं सामान। तो फिर क्या होगा, तो इनको होगा, मतलब आप यहाँ पे प्रोडक्शन करा, इन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और लेकिन दे कहाँ रहे हैं, आउटपुट यूएस में दे रहे हैं, है ना। अब इंडिया में क्यों करेंगे भाई प्रोडक्शन, क्यों वो यूएस में नहीं कर सकते, जाकर प्रोडक्शन वहीं करो, वहीं दे दो। लेकिन नहीं, वो क्यों इंडिया में करे, या तो उनको लोकेशन सस्ती पड़ रही है, या आप ले लो लेबर सस्ते पड़ रहे हैं, तो बनाएंगे यहाँ, कहाँ बनाएंगे, इंडिया में, लेकिन आउटपुट कहाँ देंगे, यूएस में। तो ऐसे को बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म एफडीआई, ठीक है। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एफडीआई। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक बार देख लो, ये अ बिजनेस एक्सपैंड्स इनटू अ फॉरेन कंट्री बट द आउटपुट फ्रॉम द फॉरेन ऑपरेशन इज एक्सपोर्टेड टू अ थर्ड कंट्री, तीसरे कंट्री में दे रहे हैं हम। दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म एफडीआई। और ये प्लेटफॉर्म, इसको ना हम एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म एफडीआई भी बोलते हैं, ओके। और रीजन हो सकता है आपका एफडीआई कॉमनली हैपन्स इन लो कॉस्ट लोकेशन लाइक फ्री ट्रेड एरियाज, ठीक है। मतलब लोकेशन आपका या तो वो सस्ता पड़ रहा है, या तो आपको लेबर सस्ते पड़ रहे हैं, ये रीज़न है जिसकी वजह से आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन चाइना वाले यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन करा उन्होंने, और लेकिन दे कहाँ रहे हैं, यूएस में जाकर दे रहे हैं। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एफडीआई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपना एफडीआई कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ओके। देखो, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले ना हमें ये पोर्टफोलियो, ये वर्ड जानना ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का ना, पैसे ले लो, मतलब सिंपल लैंग्वेज में पोटली, ठीक है। कैसी पोटली, बहुत सारे, ऐसी पोटली जिसमें ना हम बहुत सारे शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स रख रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी सी पोटली जिसमें मैंने शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स रखा है, ठीक है, मिक्सचर है इन तीनों का, तो तब वो होता है पोर्टफोलियो। तो अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स ये जो खिचड़ी है ना, ये पोटली, इसका इन्वेस्टमेंट, तो ये कैसे चलता है, क्या है, देखो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इट्स अ कॉमन वे टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज इकोनॉमीज। इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एंड फाइनल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन अनदर कंट्री। इसमें क्या क्या आता है, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट्स, ओके। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम बिजनेस सेटअप कर रहे थे ना, एक्विजिशन, या तो फिर आपका मर्जर या जॉइंट वेंचर, ये सब, इन सब की बात करी हमने। लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका क्या करते हैं ना, इसमें या तो हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, याद रखना इसको। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है। यहाँ कौन करता है, जो नॉन रेसिडेंट है इंडिया में, इंडिया का, वो करता है इन्वेस्टमेंट। अब क्या क्या आता है इसमें, तो इंडियन सिक्योरिटीज़ आते हैं, ठीक है। अब इंडियन सिक्योरिटीज़ में वो नॉन रेसिडेंट जो है, वो इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब वो इंडियन सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं,
तो क्योंकि पोर्टफोलियो है ना भाई, सिर्फ शेयर सिर्फ डिबेंचर्स ऐसा नहीं, पूरा पोर्टफोलियो, वो जो पोर्टली, तो उसमें क्या क्या आएगा, शेयर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटीज। तो ये सारे आ गए आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में। ओके, now the class of investors who make investment in these securities are known as foreign portfolio investors। वैसे लोग जो इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया ना सेबी का काम, ठीक है। क्या बोलता है ये, सेबी में क्या बोला गया, एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट्स विच इज less than or equal to 10% of capital in a company is portfolio investment। वहाँ हमने क्या पढ़ा एफडीआई में कि जो 10% से ज़्यादा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे, तो वो हो जाता है आपका एफडीआई। लेकिन अगर किसी ने 10% से कम करा तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको बोलते हैं हम एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। या तो 10% या 10% से कम अगर कर रहा है तो कैपिटल का, किसका, कैपिटल का 10% या उससे कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और वो किस में होना चाहिए, सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए। ओके, और उससे ऊपर करा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट बाय अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंडियन कंपनी। अब यहाँ बात हुई पेड अप कैपिटल की। अगर कोई इन्वेस्टर 10% ऑफ पेड अप कैपिटल का 10% से ज़्यादा कर रहा है ना, तो वो भी कंसीडर नहीं करेंगे इसमें। पेड अप कैपिटल से ज़्यादा नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर। ओके, पेड अप कैपिटल के 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और ऑल एफपीआई टेकन टुगेदर कैन नॉट अक्वायर मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल। और जितने भी एफपीआई हैं अगर साथ मिला के वो करता भी है ना, तो वो 24%, पेड अप कैपिटल का 24% से ऊपर नहीं कर सकता। याद रहेगा ये, ठीक है। तो उससे ऊपर जितना भी वो कर रहा है, सारा पोर्टफोलियो मिला के भी कर रहा है ना, तो वो 10 पेड अप कैपिटल के 24% से ज़्यादा अक्वायर नहीं कर सकता। As per SEBI regulations, FPIs are not allowed to invest in unlisted shares। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ना, ये अनलिस्टेड शेयर्स में अलाउड नहीं है। आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, कोई भी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और अगर करता है तो वो किस में आएगा, एफडीआई में इंक्लूडेड हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हु आर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीन्स एक ग्रुप, एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो आता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में। एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये भी आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में। और जो भी सब अकाउंट्स हैं ये सारे। अब देखो यहाँ ना एक बात बोली गई है, ये आप ध्यान दो, एनआरआईज डजेंट कम अंडर एफपीआई। एफपीआई में ना एनआरआईज नहीं आते, ठीक है। अब एनआरआईज भी तो फॉरेनर होते हैं भाई, वो क्यों नहीं आते, तो एनआरआईज का फुल फॉर्म क्या है, मतलब हमने क्या पढ़ा है अब तक, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। मतलब जो वो इंडिया का तो है, बट वो माइग्रेट कर गया, चला गया फॉरेन में, ठीक है। रह रहा है कहाँ, फॉरेन में है, वो इंडिया का बंदा लेकिन रह रहा है फॉरेन में, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में नहीं आता, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ओके, ये याद रखना है आपको। अभी
After the new SEBI guidelines, the RBI stipulated that foreign portfolio investors include, क्या क्या आते हैं इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, आपका यूनिवर्सिटी फंड्स, इंडाउमेंट फाउंडेशंस, ये सारे, ठीक है, तो ये सब आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में। ओके, और बार बार सेबी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको रेगुलेट तो सेबी ही करता है। ओके, ये याद रखना। अभी हमारा एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, अब आते हैं हम एफआईआई में। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये क्या है, तो in India, a particular FII is allowed to invest up to 10% of the paid up capital of a company, which implies that any investment above 10% is constructed as FDI। देखो इसमें बोल क्या रहा है, पहले तो ये FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, तो लाइक म्यूचुअल फंड ले लो, इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड, ये सारे ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। और सेबी के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो जिसको अलाउड होता है कि आप पेड अप कैपिटल का 10% तक इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें, ठीक है। एंड एन FII इज एन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देखो ये कहाँ होता है, ये आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश बनाया जाता है, ठीक है। उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट होता है, वो तो आउटसाइड इंडिया होता है, जो क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया इन सिक्योरिटीज, जो प्रपोज करता है वहाँ लोगों को, मतलब बाहर लगा करके फिर इंडिया के लोगों को के लिए होता है ये। और ये क्या हो रहा है कि प्रपोज करता है इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन सिक्योरिटीज में। ओके, क्या होता है, ये आउटसाइड इंडिया किया गया है और कहाँ इंडियन के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोजल देता है वहाँ पे। ओके, और इसमें 10% पेडअप कैपिटल का 10% तक ही आप कहाँ कितना 10% तक ही आप पेडअप कैपिटल का इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही अलाउड है FII में। ओके, और 10% से ऊपर चला गया ना अगर पेडअप कैपिटल, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा फिर आपका FII। अब तो ये चीज़ आ रहा होगा ना कि भाई 10% से कम, 10% से ज़्यादा, तो वो देखो FDI में अपना था क्या, कैपिटल का 10% था, है ना, और यहाँ पेडअप कैपिटल का 10% बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पेडअप कैपिटल, और FPI में भी हमारा पेडअप कैपिटल था, ये ध्यान रखना। अभी क्या है सॉरी, FII इज एन इंस्टीट्यूशन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द सेबी। अब ये भी किसके अंदर रजिस्टर्ड है, FII, ये भी सेबी के अंदर ही रजिस्टर्ड है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है अपना हु इज अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो क्वालिफाइड, अभी यहाँ हमने देखा ना ये वाला चीज़, ठीक है, देखो ये क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो क्वालिफाइड कौन है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, तो वो है इज एन इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एसोसिएशन विच इज अ रेसिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री। कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप या एसोसिएशन जो रेसिडेंट है कहाँ, फॉरेन कंट्री में। ओके, हमारे इंडिया का नहीं, कहाँ रेसिडेंट है वो, फॉरेन कंट्री का रेसिडेंट है। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब फाइनली हमारा FPI, FII एंड FDI कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स क्या है, देखो मतलब सुन के ही नहीं लगता बैरियर्स मतलब रुकावट, नेगेटिव सा आता है ना फीलिंग कि अच्छा रुकावट, मतलब ट्रेडिंग में बैरियर्स डाल रहे हैं ऐसा, लेकिन ठीक है ये नेगेटिव वर्ड है, बट इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये नेगेटिव है बट ये अच्छाई के लिए, अच्छे के लिए, हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा रखने के लिए ये बैरियर्स लगाए जाते हैं। पूरा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ रुकावट होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, हमारी अच्छाई के लिए। तो कैसे करते हैं, बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट हो रहे हैं ना हमारे यहाँ पे उसको रिड्यूस करके ये बैरियर्स लगाते हैं। तो द ट्रेड बैरियर्स आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय प्लेसिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कौन लगा रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है,
और रूल्स, रेगुलेशंस, टैरिफ्स, इंपोर्ट कोटाज, इम्बैगोज, ये थोड़ा न्यू वर्ड है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है ये? ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ, इंपोर्ट कोटाज, वॉलंटरी, एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अभी। चलो एक एक करके करते हैं। हाँ, अब ये है अपना टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैरिफ मीन्स टैक्स, ऐसे याद रखो, ठीक है। टैरिफ मीन्स टैक्स। तो a tax or duty imposed by one nation on the imported goods or services of another nation। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के इंपोर्ट पे टैक्स लगा रही है ना, या ड्यूटी लगा रही है, तो वो होता है आपका टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। तो हाई टैरिफ बैरियर क्रिएट प्रोटेक्शनिज्म। हाई टैरिफ बैरियर्स, बहुत ज़्यादा अगर बैरियर लगा रही है तो उससे क्या होता है? आपका प्रोटेक्शनिज्म क्रिएट होता है। शील्डिंग अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब ये मोस्टली इसमें बोल क्या रहा है ना कि हम अपनी कंट्री को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट से बचाने के लिए हम, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे जो लोकल बिजनेसमैन है ना, इनको बचाने के लिए हम ये बैरियर्स लगा रहे होते हैं। चलो देखते हैं इसको आगे। अब बस इतना आपको याद रखना है, टैरिफ फॉर टैक्स, टैक्स या ड्यूटीज लगा रहे होते हैं ना इंपोर्टिंग पे, तो वो होता है आपका टैरिफ बैरियर्स। अब देखो, तो टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स क्या क्या हैं इसमें? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, देखो जितने ड्यूटीज वाले हैं ना, ये सारे टैरिफ में आते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांजिट ड्यूटीज, स्पेसिफिक ड्यूटीज, एड वॉलरम ड्यूटीज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, ये सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं। तो ये सारे कौन से बैरियर्स हैं? टैरिफ बैरियर्स है। याद रखना, सारे ड्यूटीज वाले किस में आते हैं? टैरिफ में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे। अब इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो नाम से भी थोड़ा समझ आ रहा होगा, है ना। देखते हैं, तो इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स जब हमारी कंट्री में इम्पोर्ट हो रहा है ना, किसी सामान का, किसी मटेरियल का इम्पोर्ट हो रहा है, तो हम उसमें रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है, फिर उसको हम रोक रहे हैं, तो वो होता है इम्पोर्ट ड्यूटी। तो उसमें है क्या, मतलब फ़ायदा तो है ही, मतलब ये है कि गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू अर्न हो रहा है, गवर्नमेंट रिवेन्यू अर्न कर रही होती है, अब वो टैक्स लगा रही है इम्पोर्टिंग पे। जब बाहर से मेरे कंट्री में, इंडिया में सामान आ रहा है, तो वो टैक्स लगा रही है, तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो ही रहा है, प्लस हमारा इकोनॉमी भी सही रह रहा है, क्योंकि लोकल बिजनेसमैन जो हैं वो तो बेचारे मर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये टैक्स लगा करके उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो एंड इन केस इफ अ कंट्री लाइक चाइना, अब देखो यहाँ ना चाइना का, अब यहाँ बताना क्या चाह रहा है? एंटी डंपिंग। इम्पोर्ट ड्यूटी तो देख लिया हमने, जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो जो ड्यूटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, वो इम्पोर्ट ड्यूटी है। लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर आता है आपका एंटी डंपिंग। अब एंटी डंपिंग क्या होता है? लाइक चाइना क्या करती है ना, मतलब चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? वो दूसरी कंट्रीज में, लाइक इंडिया में अगर वो सामान भेज रही है ना, वो जो लाइट्स आते हैं ना दिवाली पे, तो वो क्या करती है? एकदम सस्ते रेट पे बेच रही होती है, ताकि क्या हो, लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो, सस्ते रेट पे मिल रहा है, और हम इंडियंस तो जाते ही हैं सस्ते की ओर, है ना, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो या अपने हो ना हो। तो क्या होता है, तो वो सस्ते में बेच रही है कि उसको पता है हमारा मेंटालिटी, तो हम सस्ते की ओर जाएंगे, हम उसको खरीदेंगे, फिर हम इन लोगों का क्या होगा? तो उसकी कंट्री में अगर वो लाइट्स मिलते हैं 500 के, ठीक है, एक वो मिलते हैं 500 के, और हमारी कंट्री में अगर वो बेच रही है 300 में, ठीक है, उस अपनी कंट्री में तो भाई वो सही रेट, मतलब 500 में बेचेगी, लेकिन हमारी कंट्री में 300 में बेच रही है, एकदम कम में, क्योंकि उसको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो फिर तो अल्टीमेटली उसने होना ही है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये होता है डंपिंग, इसको बोलते हैं डंपिंग। तो फिर इंडिया क्या कर रही है? इंडिया लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी मींस ये फिर रेट को बढ़ा देती है, इसमें फिर ऐड कर देगी इंडिया, फिर इसमें थोड़े से पैसे और इसमें ऐड कर देगी, ड्यूटी लगा देगी, तो इसका प्राइस मान लो फिर से हो गया यहाँ पे भी 500, ठीक है। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना।
लाइक इंडिया में अगर 500 का मिल रहा है ना वो लाइट, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, इस तरह से रेट बढ़ा देगी सो दैट हमारे जो लोकल बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा लॉस ना हो। ओके, तो ये हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ओके, चलो अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है। तो एक्सपोर्ट में भी ड्यूटी लगाना, टैक्स लगाना, मोस्टली हम क्या करते हैं, मतलब माइंड में आता है ना कि हाँ चलो इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोकल बिजनेसमैन को बचाना है, इसलिए हम चलो ड्यूटी लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। लेकिन जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई मुझे तो फ़ायदा होगा, मैं क्यों एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाऊं। तो यहाँ क्या केस होता है, क्यों हम ड्यूटी लगाते हैं। लाइक इंडिया का बताऊं मैं, कॉफ़ी, कॉफ़ी पे ना हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। पता है क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की प्रोडक्शन बहुत कम है। अब जो इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो तो भेज रहे हैं बाहर, बाहर भेजेंगे तो फिर इनको ज़्यादा अर्निंग आएगी। लेकिन फिर हम इंडियंस का क्या होगा, हमारे पास तो कम है कॉफ़ी, ऑलरेडी कम प्रोडक्शन हो रहा है कॉफ़ी का, तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसलिए इसमें लगाई जाती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, सो दैट बहुत ज़्यादा बाहर ना भेजा जाए, हम पहले अपना तो पेट भर लें उसके बाद बाहर देंगे, ऐसी बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी, सो दैट देयर वोंट बी एनी शॉर्टेज, शॉर्टेज ना हो इंडिया में, इसलिए ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। अब देखो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को जब आप साथ में मिलाओ ना, तो इन दोनों ड्यूटीज को बोलते क्या है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये होता क्या है, ये तो अभी हमने देख लिया, लेकिन जब मिला करके कलेक्टिवली इसको, ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड इन इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जब इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, तो वो हो गया आपका कस्टम ड्यूटी। ओके, चलो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। अब ये आया अपना ट्रांजिट ड्यूटी। तो ट्रांजिट ड्यूटीज थोड़ा सुन के ही समझ में आ रहा होगा, ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही। ठीक है, जब ले जा रहे सामान को तब जो ड्यूटी लगती है उसको बोलते हैं ट्रांजिट ड्यूटीज। दिस टाइप ऑफ ड्यूटी This type of duty is levied on commodities that originate in one country, cross border and are consigned to the third party। हो क्या रहा है यहाँ, लाइक अगर ये चाइना है और ये आपका यूएस है, ठीक है, और ये इंडिया है, तो चाइना को ना यूएस ने सामान देना है तो वो डायरेक्ट नहीं जा पा रही है, तो चाइना क्या करेगी, फिर चाइना इंडिया के रास्ते से होकर जा रही है। तो क्या इंडिया बेवकूफ़ है, मतलब ऐसे ही जाने देगी चाइना के सामान को। तो फिर इंडिया बोलती है नहीं, मुझे भी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया लगाएगी फिर ट्रांजिट ड्यूटी। ओके, तो जब गुड्स पास हो रहे हैं ना दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से, तो जिस कंट्री से हो रहे हैं फिर लाइक इंडिया, तो इंडिया लगाएगी क्या, ट्रांजिट ड्यूटी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अभी है आपका स्पेसिफिक ड्यूटीज। अब स्पेसिफिक ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। स्पेसिफिक ड्यूटीज कब लगती है पता है, जब हम एक यूनिट पे ड्यूटी लगा रहे हैं ना, एक यूनिट और कमोडिटी के एक यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, उस पर जब मैं ड्यूटी लगाऊं, लाइक इंडिया में अगर 4,000 यूनिट टीवी आई, ठीक है, 4,000 यूनिट टीवी आए हमारे इंडिया में, तो मैं 4,000 यूनिट जो है ना, यूनिट पे अगर मैं ड्यूटी लगाऊं, यूनिट के बेसिस पे टैक्स लगाऊं, तो वो होता है आपका स्पेसिफिक ड्यूटी। ओके, अब है आपका एडवोलेरम ड्यूटीज। एडवोलेरम ड्यूटीज का लैटिन मीनिंग क्या है ना, ये एडवोलेरम लैटिन फ्रेज है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एडिंग टू वैल्यू, वैल्यू में ऐड करना। अब देखो इसमें करते क्या है, स्पेसिफिक ड्यूटीज में हम यूनिट्स पे कर रहे हैं ना, 4,000 आए, 5,000 टीवी आए, या मैं 6,000 भेजूं टीवी, तो यूनिट्स पे लग रहे हैं। पर अगर कुछ ऐसा सामान है ना जिसमें मैं यूनिट्स में नहीं बांट सकती, लाइक रियल एस्टेट बिजनेस, आपका वो ज़मीन वगैरह का जो होता है, ठीक है, तो वैसे बिजनेस या प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये सारे, तो इन सब पे अगर आप कर रहे हो ना बिजनेस, ये सारे बिजनेस पे लगा रहे हो, तो इस पे क्या आप यूनिट वाइज लगा सकते हो टैक्स, नहीं लगा सकते।
तो तब हम यूज करते हैं क्या, एड वॉलेरम ड्यूटीज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया ये अपना काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज क्या होते हैं, वैसी ड्यूटीज लाइक देखो, इससे पहले हमने फ्रेंड्स वो एंटी डंपिंग देखा ना। एंटी डंपिंग में क्या हो रहा था, चाइना अपनी कंट्री में तो 500 में सामान बेच रही थी, और जब इंडिया में आई, इंडिया में उसी सामान को वो कितने में बेच रही है, 300 में, है ना। लेकिन अगर चाइना का वो सामान 500 का नहीं होता और 300 का होता, और वो इंडिया में भी 300 में ही बेचती, और तब अगर हमारे इंडिया वाले उस पे टैक्स लगाते हैं ना, ठीक है, लाइक चाइना अगर 300 का बना रहा है आपका कोई सा भी प्रोडक्ट, चॉकलेट्स ले लो, अगर वो 300 का बना रहा है और इंडिया में जब भेज रहा है तो फिर वो 300 में ही बेच रहा है, ठीक है। तो तब फिर उस पे भी जब इंडिया लगा रही है ना, लाइक 100 या 50 रुपीज और इंडिया ने लगा दिया ड्यूटी, तो वो हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। क्यों, क्योंकि इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो जो सामान बेच रहे थे वो उनका कॉस्ट पड़ रहा था 300, तो फिर ये भी 300 का हो गया जो चाइना से आया, और जो इंडिया का है वो भी 300 का है। तो फिर और तो फिर ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब यार लोग ये लेंगे वो लेंगे। तो थोड़ा सा बोला कि चलो और थोड़ा सा रेट बढ़ा दिया जाए और ऐड कर दिया जाए, तो फिर 50 कर दिया हमने, ठीक है, 350 का मिल रहा। तो ये हो गया काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। तो डिफरेंस क्या है, एंटी डंपिंग में अपनी कंट्री में 500 में बेच रहा था चाइना, बट हमारे यहाँ पे कम में बेचने लग गया। बट वही अगर चाइना 300 का बेच रहा होगा अपनी कंट्री में, और हमारे यहाँ पे भी 300 में ही देगा, उसी रेट पे देगा, तो वो हो गया आपका काउंटर वेलिंग, और फिर हम उस पे लगा देंगे ना टैक्स ड्यूटी, तो वो हो जाएगा आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ओके, duties that are imposed in order to counter the negative impact of import subsidies to protect domestic producers are called countervailing duties। जो सब्सिडीज ऑलरेडी, और ये 300 का चाइना में मिल रहा था ना, फिर हमारे यहाँ भी 300 बेच रहा था, तो वो कम में ही बेच मिल रहा था उसके यहाँ भी। तो उसके यहाँ जब कम में मिल रहा था ना, तो वो ऑलरेडी सब्सिडीज लगाई हुई थी, वहाँ उसको छूट मिला हुआ था 300 पे भी, और फिर हमारे यहाँ पे बेच रहा था वो 300 में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर इंडिया लगाती है उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ओके, चलो क्या है, इन केस फॉरेन प्रोड्यूसर्स अटेम्प्ट टू सब्सिडाइज द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड बाय देम सो दैट इट कॉजेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू सफर। क्यों, क्योंकि वो चाहती है चीप भेजूं मैं, मेरे यहाँ पे चीप पे सब, तो वो सब्सिडीज लगा करके और चीप प्राइस पे फिर इंडिया में भी मैं बेचूं, तो मेरे तो मज़े हो गए फिर, ठीक है। लेकिन इंडिया भी कम चालाक नहीं है, फिर इंडिया लगाएगा उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कि भाई तुम वहाँ सब्सिडीज लेकर आए, तो मैं यहाँ तुम्हें ड्यूटी ना लगाऊं, ठीक है, तो फिर यहाँ वो लगाएगी ड्यूटी। तो ये हो गया आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपना टैरिफ बैरियर्स हो गया। अभी ये है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स वो सारे बैरियर्स जो कोई भी कंट्री लगा रही है दूसरे फॉरेन कंट्री पे विदाउट टैक्स, मतलब टैक्स नहीं यूज कर रही है पर दूसरे तरीके अपना रही है उसको रोकने के, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के, ठीक है। एनी मेजर अदर देन कस्टम टैरिफ नहीं लगा रही दैट रेगुलेट इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट इनटू अ कंट्री। कॉमन एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स आर, क्या क्या कॉमन एग्जांपल है, लाइसेंस जब आप दे रहे हो, या आप कोटा लगा दे रहे हो, या इम्बैगोज दे रहे हो, या फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हो, या इम्पोर्ट डिपॉजिट्स। अब ये सब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। लाइसेंसिंग, कोटाज, इम्बैगोज, इम्पोर्ट ड्यूटीज, ये सारे चीज़ हम एक एक करके देखेंगे। तो ये सारे जो विदाउट टैक्स वाले बैरियर्स हैं, चलो अब ये एक एक करके देखते हैं। लाइसेंस, अब लाइसेंस क्या है, लाइक इंडिया ना, मतलब इंडिया भी एक लिस्ट बना कर रखी है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाया है कि हाँ इस सामान पे इतना लाइसेंस देना है, इस पे इतना, इस पे इतना, इस तरह से वो लाइसेंस बनाकर, लाइसेंस की एक चार्ट बनाकर रखा है इंडिया ने, जिसके बेसिस पे वो इम्पोर्ट करता है सामान, ठीक है।
लाइक मैं इस कंट्री को इतना ही सामान लाने का लाइसेंस दूंगी या उसको उतना ही सामान लाने का लाइसेंस दूंगा, ऐसा। तो licenses are one of the most common instrument that most countries use to regulate the importation of goods. The license system allows authorized companies to import specific commodities that are included in the licensed goods. जो लिस्ट में मेंशन्ड है बस उसी गुड्स पे लाइसेंस प्रोवाइडेड है, सिर्फ उसी को आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ उसी का इंपोर्ट होगा। ये हो गया आपका लाइसेंस बैरियर। अब आते हैं हम कोटाज। तो कोटा कोटा असाइन करते हैं ना कि हाँ इतना परसेंट ही हम करेंगे, ओके, इतना परसेंट ही मेरे यहाँ पे सामान आएगा। लाइक अगर मैं चॉकलेट का बोलूँ तो हाँ मेरे पास चॉकलेट को मैं 2% कोटा प्रोवाइड करती हूँ और मैं बिस्किट को 4% कोटा प्रोवाइड करती हूँ, तो इतना ही मेरे पास इम्पोर्टिंग होगा। टैक्स नहीं लगा रही मैं उन पे, ठीक है, टैक्स लगा रही हूँ क्या, नहीं, बस मैं कोटा दे रही हूँ कि हाँ इतना ही मेरे पास सामान आएगा, ओके, पहले से फिक्स्ड सेट करके रखते हैं हम। तो ये हो गया आपका कोटा बैरियर। अब ये है आपका इम्बैगोज। इम्बैगोज में क्या है ना, किसी भी प्रोडक्ट को फॉरेन कंपनी से जो मेरे कंट्री में आ रहा है ना, तो उसमें पूरा टोटली बैन कर देना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, ठीक है, टोटली बैन कर देना। लाइक देखो अभी ये शुरुआत करी है हमारे मोदी जी ने, वो है ना अपना आत्मनिर्भर भारत वाला, ठीक है, वो जो स्कीम निकाला है मोदी जी ने कि आत्मनिर्भर बनो, तो वो चाह रहे हैं, और देखना एक टाइम आएगा अगर हम अच्छे से चले उनके साथ रहें तो हो सकता है ना कि टोटली बैन हो जाए चाइना के प्रोडक्ट्स। वो जो इतना एंटी डंपिंग कर रही है हमारे यहाँ पे, सस्ते में सामान बेच रही है, तो हम उसको शायद एक टाइम आए कि मैं टोटली हम बैन कर दें। लाइक अभी उसके ऐप से सारे डिलीट करने को आ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको बैन किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका इम्बैगोज, मतलब बैन कर देना, टोटली बैन कर देना किसी भी सामान को। अब ये है आपका इंपोर्ट डिपॉजिट। तो इंपोर्ट डिपॉजिट में क्या आया, इट्स अ फॉर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन दैट रिक्वायर्स इंपोर्टर्स टू पे द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। होता क्या है ना कि कुछ कुछ सामान जो कुछ लोग होते हैं जो पहले से फिक्स रखते हैं कि हाँ मैं इतने तो इंपोर्ट कराऊंगा ही, ठीक है, कुछ बिजनेसमैन। तो अब जब वो सामान को इंपोर्ट कराते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि उन पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप मेरे पास, आप जितना इंपोर्ट कराओगे वो सम, आप वो अमाउंट जो है मेरे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करो, ओके, और मुझे बोल दो इतने स्पेसिफाइड पीरियड तक आपका ये चीज़ इंपोर्टिंग होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप इंपोर्ट करोगे। That requires importer to pay the central bank of the country a specified sum of money for a definite period, ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इतना सम ऑफ मनी मुझे चाहिए। मतलब सेंट्रल बैंक बोलती कि हाँ मुझे इतना, आप बता दो कितने समय के लिए आप कर रहे हो इंपोर्टिंग, और मुझे वो पैसे सेंट्रल बैंक में जमा करो, ठीक है। ये होता है आपका इंपोर्ट डिपॉजिट। इंपोर्ट कर रहे हो तो डिपॉजिट रखो। द अमाउंट पेड शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, और वो जो अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे ना वो उतना करोगे जितना कि आपको सामान इंपोर्ट करना है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अभी हमने क्या करना है, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट्स। अब वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रीस्ट्रेंट्स क्या होता है, अ कंट्री फेसिंग अ कंटिन्यूस ह्यूज ट्रेड अगेंस्ट अनदर कंट्री में प्रोड्यूसेस और मेंटेन्स रेज्ड प्रेशर टू अ सेल्फ इम्पोज लिमिट ऑन एक्सपोर्टिंग गुड्स। मतलब क्या, देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, मैं उससे बताती हूँ आपको। ये यूएस है, ये है अपना जापान। अब जापान ना ऑटोमोबाइल्स भेजता था यूएस को, ठीक है। अब जब ये ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट कर रहा था ना यूएस को, फिर एक टाइम आया यूएस को लगा कि नहीं यार हमारे यहाँ पे वो ऑटोमोबाइल चल नहीं रहा उतना, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा। फिर यूएस ने क्या बोला जापान को, इसने बोला कि नहीं अब ना आप एक्सपोर्टिंग बंद करो,
ठीक है, ये इसने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, ना ही कोई परसेंटेज चार्ज करा। इसने साफ मना कर दिया कि नहीं, अब एक काम करो ना आप भैया, आप एक्सपोर्टिंग ही बंद कर दो क्योंकि हमारे यहाँ पे चल नहीं रहा सामान। बैन भी नहीं करा, जापान को बोला म्यूचुअली, ठीक है, उसके अग्रीमेंट के साथ कि हाँ ठीक है, अच्छे से दोस्ती के साथ प्यार से कि भाई जापान सुनो, हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा सामान अच्छे से, आप इसको बंद करो, एक्सपोर्टिंग बंद कर दो अब ऑटोमोबाइल्स का। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, मतलब खुद से एक्सपोर्ट को लिमिट कर देना। जापान ने लिमिट कर दिया खुद से एक्सपोर्ट को, यूएस ने बोला लिमिट कर दो, अब नहीं करना, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। तो ये कंक्लूजन है टोटल अभी हमने जितना करा। ठीक है, तो ये ट्रेड बैरियर्स, नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स करा है हमने, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। तो ये सारे बैरियर्स हैं। ठीक है, ये सारे बैरियर्स जो हैं वो डिस्करेज करते हैं इंपोर्ट को। ठीक है, या आप ये बोलो कि हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी भी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे इंपोर्टर, वो दूसरे एक्सपोर्टर्स से, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से। ओके, चलो, तो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। तो क्लास को रैप अप करने से पहले आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एक सेकेंड, हाँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और वहाँ जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और टेलीग्राम पे आप वी लर्निंग करके सर्च करना, वी लर्निंग करके है ये मेरा टेलीग्राम चैनल, और इस पे मैं पेपर 1 क्विजेस कराती हूँ, और पेपर 1 के हमारे लाइव क्विजेस चलते हैं। एवरी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ आपको लाइव क्विजेस करवा रही हूँ। ओके, तो चैनल के साथ बने रहें, और आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। और फ्रेंड्स हम टेलीग्राम चैनल पे ना अपना डिस्कशन ग्रुप भी है एक अपना, डिस्कशन ग्रुप में हम ऑडियोज़, नोट्स इन सब के थ्रू भी डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग।